Hello students, welcome to Sri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 6 SST. Here, I am your SST teacher. So let's get started with the remaining part of the first chapter of social and political life. So the next topic in this chapter is religious and caste diversity. There are great religious and caste diversity in India. People of different religions such as Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, and live in India. Some religions such as Hinduism, Sikhism, Buddhism, and Jainism originated in India, but some religions such as Islam, Christianity, and Zoroastrianism were brought to India by foreigners. This religious diversity sometimes creates communal tension. Keeping this religious diversity in mind, our constitution maker declared India as secular state, which means that there will be no official religion of the state and there will be no discrimination on the basis of religions. So according to this, इंडिया में रिलीजन्स और जो कास्ट सिस्टम है उसको लेके बहुत सारी डाइवर्सिटी है, यानी कि भिन्नताएं हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन के पीपल रहते हैं, जैसे हिंदू हैं, इस्लाम धर्म के हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, बुद्ध हैं, जैन हैं। तो ये सारे रिलीजन के जो पीपल हैं वो इंडिया में रहते हैं। इनमें से कुछ रिलीजन्स ऐसे हैं जैसे कि हिंदू, सिख, बुद्धिज़्म और जैन हैं। ये इंडिया में ही ओरिजिनेटेड है, यानी इंडिया में ही पैदा हुए हैं ये धर्म उन लोगों को वो लोग मानते हैं जो इंडिया में पैदा हुए हैं। लेकिन कुछ और धर्म है जैसे इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ज़ोरास्ट्रियनिज्म है, ये जो फॉरेनर इंडिया में आए हैं उन्होंने यहाँ पे ये धर्म है, रिलीजन है, ये तीनों उनके द्वारा यहाँ पे ये लाए गए हैं। उन्होंने यहाँ पे इनके बारे में बताया और लोगों ने फिर इनको फॉलो किया है। तो जो ये रिलीजन डाइवर्सिटी है इंडिया में, क्या होता है, ये कई बार इन कम्युनिटी में एक टेंशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। जो हिंदू है वो सोचते हैं कि वो बेस्ट है, इस मुस्लिम सोचते हैं वो बेस्ट है, क्रिश्चियन को लगता है कि उनका रिलीजन बेस्ट है। तो कई बार क्या होता है, इन कम्युनिटी में आपस में टेंशन क्रिएट हो जाती है। तो इस रिलीजन डाइवर्सिटी को माइंड में रख के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, यानी कि जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट किया है, उन लोगों ने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया है। सेक्युलर स्टेट का मीनिंग होता है ऐसा स्टेट जिसमें यानी कि उसका अपना कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर सभी रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस मिली गई है और रिलीजन के बेस पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। Besides religious diversity, there are various caste and subcaste, especially in Hindu religion. The present caste system in India had its origin in the division of society into four varnas during the Vedic age. The division of society into higher caste and lower caste is a setback to national integrity. However, gradually, the concept of higher caste and lower caste is losing its significance. The discrimination on the basis of caste is legally banned. बिसाइड दिस रिलीजियस डाइवर्सिटी के अलावा इंडिया में क्या कास्ट सिस्टम है वो भी वेरी पॉपुलर है, और स्पेशली इन हिंदू रिलीजन में क्या है, कास्ट सिस्टम वेरी रिजिड, उसको बहुत माना जाता है। और जो ये कास्ट सिस्टम है ये आज से नहीं, वैदिक एज से, यानी कि पुराने जब वेदों का समय माना जाता था उस एज से ही ये हमारा कास्ट सिस्टम है जो प्रिवेलिंग है। वेदों में जो पूरी वो थे पीपल थे उनको फोर वर्णाज यानी फोर कास्ट में बांटा गया था, क्षत्रिय, शूद्र, ब्राह्मण और वैश्य। और उसी के अकॉर्डिंगली उन्हें सोसाइटी में हाई स्टेटस और लो स्टेटस दिया गया था। तो ये जो कास्ट है, जो डिवीज़न है सोसाइटी का हाई कास्ट में और लो कास्ट में, ये जो नेशनल इंटीग्रिटी है, यानी किसी भी देश की जो वो इंटीग्रिटी है उसमें एक बहुत बड़ी बाधा है, एक सेटबैक है, वो पीछे ले जाती है। तो अब क्या है कि धीरे धीरे जो ये गैप था हाई कास्ट का लोअर कास्ट का, जो ये कास्ट सिस्टम था, ये अपनी इम्पोर्टेंस
खोता जा रहा है। अब लोग इस बात को समझने लगे हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये साफ क्लियरली कहा गया है, सोशलिज्म वर्ड का यूज किया गया है, जिसका मतलब है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट इज बैंड, यानी वो बैन है। और उसके लिए अगर कोई ऐसा करता है कि कास्ट के बेसिस में जॉब में या किसी भी अपॉर्चुनिटी में अगर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन की जाती है तो उसके लिए एक पूरा पैटर्न फॉलो किया जाता है और उसको पनिशमेंट दी जाती है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इन डाइवर्सिटी इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी होती है लैंग्वेज में डाइवर्सिटी, यानी लैंग्वेज में डिफरेंस आना। आफ्टर इंडिपेंडेंस द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया was mainly based on linguistic basis. People of different states speak different languages. A particular language is also spoken in different dialects. It is said that dialects in India change every 40 kilometers. There are 18 languages recognized by Indian Constitution as mentioned in 8th schedule of Constitution. It is also mentioned that Hindi will be national language because it is spoken in many states of North India such as Uttar Pradesh, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. But in many states they have their own languages such as Bengali in West Bengal. तो जब इंडिपेंडेंस आई थी, यानी कि भारत आज़ाद हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो जो इंडिया में स्टेट थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे अलग अलग किए गए थे। जो उनका जो रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि वो बनाए गए थे, वो जो मेन बेस था उनका वो लैंग्वेज था, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के जो लोग थे, पीपल थे, वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। और जो एक लैंग्वेज भी बोली जाती थी तो उसमें बहुत सारी बोलियाँ यानी कि डायलैक्ट होती है, बोली तो होती थी, क्योंकि इंडिया में हर 40 किलोमीटर पे 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बोली में चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 18 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 18 लैंग्वेजेस इन इंडिया। इंडिया में 18 भाषाएं बोली जाती है। और कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंगली ये रिकॉग्नाइज किया गया है? 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के 8वें शेड्यूल के अकॉर्डिंग ये बात बताई गई है कि इंडिया में 18 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। और ये भी मेंशन किया गया है कि जो हिंदी है वो हमारी राष्ट्रभाषा रहेगी, यानी कि जितने भी जो भी गवर्नमेंट के काम होंगे वो सारे हिंदी लैंग्वेज में ही होंगे। और ऐसा क्यों किया गया? हिंदी को ही क्यों बनाया गया? क्योंकि एक हिंदी ही ऐसी भाषा थी जो मैक्सिमम स्टेट्स में बोली जाती थी, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल है, बिहार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे स्टेट ऐसे थे जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी। बट अभी भी कई ऐसे स्टेट है जिनकी अपनी एक अलग भाषा है, जैसे वेस्ट बंगाल की बंगाली, असमीज इन आसाम, ओरिया इन उड़ीसा, मराठी इन महाराष्ट्र, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश, कन्नड़ इन कर्नाटका, Tamil in Tamil Nadu and Malayalam in Kerala. Sometimes this linguistic diversity poses a threat to our national unity. तो जो बहुत अलग अलग स्टेट है उनकी कई स्टेटों की क्या है? अपनी अलग लैंग्वेज है। जैसे जो असमी है वो असम में बोली जाती है, उड़िया उड़ीसा में, मराठी महाराष्ट्र में, तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तमिल तमिलनाडु में, मलयालम केरला में। तो क्या है कि ये कई स्टेट है जिनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है हिंदी के। तो ये कई बार जो राष्ट्र की एकता है, यूनिटी है, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एक रुकावट पैदा करती है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि जो डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, उसमें यूनिटी यानी कि एकता। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ट्रिमेंडस डाइवर्सिटी, but Indian diversities have been a source of its strength. When the British ruled India, they tried to divide the Indian society on the basis of religion and caste. They adopted the policy of divide and rule. They became successful to some extent, but during the freedom struggle of India, people of all religions and castes came together against the British rule in India. जो इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की है, कास्ट की है, रिलीजन की है, फिजिकल है, तो इन सब
का बावजूद जो ये सारी चीज़ें मिलके इंडिया के लिए कई बार एक स्ट्रेंथ के रूप में, यानी उसकी एक शक्ति के रूप में भी काम करती है। जब ब्रिटिश हम पे रूल करते थे, अंग्रेज़ थे जो, जब वो इंडिया पे रूल करते थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो इंडियन सोसाइटी थी उसको बांटने की कोशिश की थी। किसके बेसिस पे? रिलीजन और कास्ट, ताकि लोग आपस में बट जाएं, अलग अलग हो जाए। इसके लिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अप्लाई किया था। डिवाइड एंड रूल का मतलब है कि लोगों को आपस में झगड़ा दो और तुम राज करो। लेकिन वो कुछ, और इसमें वो क्या हुए थे, कुछ हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए थे। लेकिन जब इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, आज़ादी के लिए लड़ाई हुई, तो उसमें सभी धर्मों के और कास्ट के लोगों ने मिलके हिस्सा लिया और ब्रिटिश रूल के खिलाफ हर चीज़ में उन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम अ सॉन्ग sang after the Jallianwala Bagh massacre in Amritsar, in which the British General Dyer ordered his soldiers to open fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more. Men and women, Hindus, Sikh and Muslim, rich and poor, had gathered to protest against the British. This song was composed and sang in honor of the memory of those brave people. The blood of Hindus and Muslims flow together today. Do soak your robe in this river of blood, dear friend. Some rot in jail while others lie in their graves. So shed a few tears for them, O friend. The following points describe the unity of India in spite of so many diversities. जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जब बहुत सारी संख्या में लोगों को मारा जाता है, उसको या फिर हत्याकांड बोलते हैं। तो जो उसमें क्या हुआ था, जो ब्रिटिश जनरल डायर था उसने ऑर्डर दे दिया था अपने सोल्जर्स को कि वहाँ पे जितने भी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए थे, उन पे उसने गोलियां चलवा दी थी। तो उस टाइम पे जो हिंदू, सिख, मुस्लिम, अमीर, गरीब, सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो सब एक साथ हमारे फ्रीडम के लिए मर गए थे। तब एक जो ये गाना था वो बनाया गया था, कंपोज किया गया था उनकी याद में, कि आज जो है हिंदू मुस्लिम सबका खून एक साथ बहा है, और देखो कि कुछ जेल में गए हैं, कुछ मर गए हैं, लेकिन सब ने मिलकर अपने लिए एक लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो इंडिया में यूनिटी को दिखाते हैं, उसकी डाइवर्सिटी होने के बाद भी। एंड दीज पॉइंट्स आर ज्योग्राफिकल यूनिटी। इंडिया इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज टू द साउथ ऑफ द हिमालयस सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान is called the Indian subcontinent. It has been an entirely separate geographical unit since ancient time. It has been isolated from other countries of Asia by its natural boundaries. For example, the Himalayas in north and Indian Ocean in the south. In our ancient religious literature, the entire region has been mentioned as Bharatvarsha. तो जो हमारी ज्योग्राफिकल यूनिटी यानी कि जो एरिया है या बाउंड्री है इंडिया की, उसमें भी क्या है, एकता है। इंडिया है और उसके आसपास की जो कंट्री है, जैसे कि साउथ हिमालय के साउथ में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सब को मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया है। यानी कि ये सारे मिलके ही इंडिया का एक हिस्सा बोला गया है। जो इंडिया की ज्योग्राफिकल यूनिट है वो उसको पुराने टाइम से ही दूसरी कंट्री हैं जो एशिया की, उससे अलग करती है। और ये जो बाउंड्री है इंडिया की, ये सब नेचुरल है यानी कि प्राकृतिक है, क्योंकि है क्या है, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयज है जो उसको और कंट्रीज से अलग करते हैं, और उसके साउथ में इंडियन ओशियन यानी कि जो इंडियन महासागर है, हिंद महासागर है, वो उसको दूसरी कंट्रीज से अलग करता है। तो जो ये इंडिया की जो जितनी बाउंड्रीज है सब नेचुरल बाउंड्रीज है, और ये उसको और कंट्रीज से एशिया की अलग करती है। और जो हमारा पुराना लिटरेचर्स है, जो धार्मिक लिटरेचर लिखा गया है, उसमें भी जो इंडिया और इसका जो सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो आसपास के देश हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन सब को मिलकर एक ही नाम दिया गया है, भारतवर्ष का।
And the second point is religious and cultural unity. India has been a country in which different religions have flourished without discrimination. It has absorbed all religions which have come into its fold. Freedom of worship is guaranteed to all religions. It is included in fundamental right of our constitution. Our government has made special provision for welfare of minority religion group so that they don't feel isolated. You can see temple, mosque, churches, gurudwaras and monasteries everywhere. Secularism is one of the basic ideals of our कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हमारी रिलीजियस और कल्चरल यूनिटी है वो क्या है इंडिया की, कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन को माना गया है और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं और उनके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव इंडिया में नहीं किया जाता। इंडिया में जितने भी धर्म आए इंडिया ने सबको अपनाया है, अपने अंदर समेटा है और हर किसी रिलीजन को फ्रीडम है कि वो अपने जो रिलीजन है उसको फॉलो कर सके। उसकी जो वर्शिप का वे है, जैसे मुस्लिम है वो नमाज़ पढ़ते हैं, हिंदू मंदिर में जाके पूजा करते हैं, सिख है वो गुरुद्वारे में जाते हैं, जो क्रिश्चियन है वो चर्च में जाते हैं। तो ये सारी बिल्डिंग्स हैं जो रिलीजियस, ये सारी इंडिया में आपको मिलेंगी। इंडिया ने इनके बेसिस पे कहीं भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, बल्कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसने स्पेशल प्रोविज़न बनाए हैं कि जो माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है यानी कि जो कम संख्या में लोग हैं उनके जो धार्मिक वो हैं वो उनके वेलफेयर के यानी उनके जो इंटरेस्ट है उसके लिए काफ़ी सारे प्रोविज़न बनाए गए हैं इंडिया में, ताकि वो लोग ये फील ना कर सकें कि वो कम हैं या वो किसी से छोटे हैं। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक वर्ड का यूज किया गया है सेक्युलरिज्म, जिसका मतलब होता है कि इंडिया में का अपना कोई सिर्फ एक धर्म नहीं है, इसमें हर धर्म के लोगों को बराबर इक्वल राइट्स मिले गए हैं। और ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी बोला गया है कि हर इंसान को आज़ादी है, फ्रीडम है कि वो किसी भी धर्म को अपनाए या फिर अपनी पूजा करे। और इसी तरह जो इंडिया में जो कल्चर है वो भी हर सबके लैंग्वेज अलग है, रिलीजन अलग है। तो उसी हिसाब से जो इंडिया में अलग अलग स्टेट हैं उनके कल्चरल, उनके रिचुअल्स वो भी सारे अलग अलग है और सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर कि इंडिया में गुरुद्वारा, टेम्पल, चर्च, मोनेस्ट्री, मॉस्की होता है जो मुस्लिम लोग जहाँ पे अपनी वो करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद। मोनेस्ट्री होती है जैसे मोंक होते हैं वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अपने फॉलोअर्स को, वो एक जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं उनको हम मोनेस्ट्री कहते हैं। चर्च है जहाँ पे क्रिश्चियन जाते हैं, टेम्पल हिंदुओं के लिए, गुरुद्वारा सिख के लिए। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी का वो है पॉलिटिकल यूनिटी। Political unity. It is true that there was several kingdoms in ancient times, but the kings and emperor were always eager to establish their rule over the whole of India. Ashoka could bring almost the entire country under his domination. The Mughals and later on British gave India a political unity. After independence, India as a whole is governed by the same administrative system and the government at center looks after the welfare of all people living in any part of country. We all are citizens of India and not the citizens of Uttar Pradesh और तमिलनाडु। पॉलिटिकल यूनिटी का मतलब होता है कि जो हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है यानी रूल्स पॉलिसी है वो सब एक ही सेम लागू होती है पूरी कंट्री पे। जैसे कि एंशियंट टाइम्स में, पुराने टाइम में क्या था, राजा होते थे। उस टाइम भी क्या था कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने पूरी इंडिया को अपने अंडर ले लिया था। जैसे कि अशोका है, मुगल्स आए, उसके बाद ब्रिटिश। इन्होंने क्या किया था कि पूरे भारत पे ही राज किया था और भारत इंडिया को क्या दिया था, एक पॉलिटिकल यूनिटी दी थी, यानी कि सब पे एक ही का राज होता था और उसी के रूल्स और जो होते थे वो पूरी इंडिया में फॉलो किए जाते थे। और इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद भी क्या हुआ था, जो इंडिया था उसकी गवर्नमेंट क्या हो गई थी, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई थी, यानी लोग ही वोट्स दे के अपने लिए जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे उसको चुनते थे और वो सेम पॉलिसीज रूल थे जो वो लॉन्च किए जाते थे वो हर सिटीजन के लिए होते थे। ये नहीं था, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया कि वी ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हम सब भारत के नागरिक हैं। ये नहीं कि
नहीं मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं तमिलनाडु का हूँ। तो ये जो पॉलिटिकल यूनिटी थी ये इंडिया में एंशियंट टाइम से ही रही है। Then the fourth point of unity is linguistic unity. You have read that there is a great linguistic diversity in India, as people of different regions speak different languages. Therefore, the government gave Hindi the status of national language. In ancient India, Prakrit and Sanskrit were the most common languages. Most of Indian languages, in fact, are derived from Prakrit and Sanskrit. Later on, when Mughals came to India, they brought Persian and Urdu language. We have included many Urdu words in Hindi and other Indian language. The British introduced English in India. Our government does not want any conflict on the basis of language and therefore has given proper recognition to all the major languages. Even the tribal language and culture are given proper recognition and regard. यानी कि जो हमारी भाषा है उसमें क्या एकता है। जो इंडिया है उसमें बहुत सारे धर्मों के और जगह जगह पे रीजन्स यानी कि क्षेत्रों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती हैं, जबकि हिंदी को हमें हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये हिंदी हमारी क्या है, एक नेशनल लैंग्वेज का जो स्टेटस है उसको इंजॉय करती है। इन एंशियंट इंडिया यानी कि जो पुराना इंडिया था उसमें दो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, एक थी प्राकृत एंड सेकंड इज संस्कृत। तो बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेज हैं जो इन दो भाषाओं से ली गई हैं। फिर भारत में मुग़ल आए, वो भारत में फ़ारसी और उर्दू लेके आए। उसके बाद ब्रिटिश आए, उन्होंने इंग्लिश को लेके आए। तो इसके लिए क्या कहा है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी तरह का भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहती थी लैंग्वेजेस को लेके। तो उन्होंने बोला है कि हर लैंग्वेज को सेम इम्पोर्टेंस मिलेगी, जबकि जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी रहेगी। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में 18 जो मेजर यानी कि जो मेजर लैंग्वेजेस थी 18 लैंग्वेज को कंसीडर्ड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये भी एक लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे पढ़ाई जाएगी, बोली जाएगी। इसके अलावा जो ट्राइबल यानी कि जो छोटे छोटे कबीले थे उनकी लैंग्वेज और जो कल्चर था उसको भी पूरी इम्पोर्टेंस दी गई है, पूरी रिकॉग्निशन दी गई है और उन्हें पूरा इतना ही सम्मान मिलता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ you understand the whole chapter and now you are able to give the answer to the question asked from this chapter. So thank you and have a nice day.